नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग इस कोर्स से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2023 के लिए जुड़े हुए हैं। कोर्स की इस कड़ी में हम लोग आज फिजिक्स से जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, उससे रिलेटेड आज हम लोग MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें वही सारे क्वेश्चंस है इस लेक्चर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम का जो क्वेश्चंस हो सकता है, वही सारे क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट करके जो है इसमें लिया हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, बनाया गया है आप लोग का सुविधा के लिए, जो कि इस नंबर पर अवेलेबल है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और भी सोशल मीडियाज़ का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग लेक्चर की ओर। और आज का लेक्चर का जो सबसे पहला सवाल हमारे पास है लॉज ऑफ मोशन से, वो है द इनर्शिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु का जड़त्व किसी वस्तु का कारण बनता है। जैसे कि हम लोग जड़त्व जब पढ़ रहे थे, इनर्शिया जब पढ़ रहे थे, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ में हम लोग ये भी बात बोले थे कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसको बोला जाता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ये क्या बताता था कि कोई अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाह रहा है, और अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाह रहा है कि नहीं। कहने का मतलब है कि जिस भी स्टेट में है वो उस स्टेट को जो है बदलना नहीं चाह रहा है, उसी स्टेट में रहना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर स्पीड घटने और बढ़ने का जो ऑप्शन है वो अपने आप कट जाएगा, है ना। और डी एक्सेलरेशन फ्रिक्शन का यहाँ पर कोई बात नहीं है, तो बचता है हमारे पास एक ही ऑप्शन, दैट इज सी, टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी स्टेट ऑफ मोशन में है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट का, या फिर मोशन में है तो मोशन में, ये दोनों में से ही बॉडी जो है वो हटना नहीं चाहता है, उसी अवस्था में वो रहना चाहता है। इसी को हम लोग जड़त्व बोले थे, इनर्शिया बोले थे। एक को बोले थे हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसमें बॉडी मोशन में ही रहना चाहता है, और एक को हम लोग बोले थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसमें बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है, व्हेन वी टॉक ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट यूजुअली मीन्स। जब हम किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल की बात करते हैं तो इसका आमतौर पर अर्थ क्या होता है। हम लोग इस चीज़ को लेक्चर के दरमियान इस चीज़ को डिस्कस कर चुके थे, और हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी छोड़े थे कि क्या अगर किसी एक बॉडी पर बैलेंस्ड फोर्स लगता है तो क्या हमको इफेक्ट ऑफ फोर्स वहाँ पर दिखेगा? इफेक्ट ऑफ फोर्स वहाँ पर दिखेगा? तो आप सभी ने जवाब दिया कि नहीं गुरुजी, इस तरह से जो है अगर बैलेंस्ड फोर्स किसी एक बॉडी पर लगता है तो वहाँ पर इफेक्ट ऑफ फोर्स नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाने का बात कर रहे हैं, फोर्स लगाकर किसी काम को होने या करवाने या करने का बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग किस बात को करते हैं? हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स का बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स का तो बात यहाँ पर है ही नहीं, न्यूक्लियर फोर्स का भी बात नहीं है, बात बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का बात यहाँ पर जो है फंस रहा था। तो बैलेंस्ड फोर्स में कोई भी इफेक्ट फोर्स का दिखता नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारे पास कि अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम। एक पैसेंजर जो है वो ट्रेन में चल रहा है ना, और वो एक सिक्का को उछालता है ना, एक सिक्का जो है वो उछालता है, एक सिक्का, है ना, और वो सिक्का जो है वो पीछे की ओर हो जा रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर वो व्यक्ति है और इसके पीछे ये जो है सिक्का जो है वो टॉस कर रहा है, तो जा रहा है। दिस शोज दैट द मोशन ऑफ अ ट्रेन इज। ट्रेन का मोशन क्या है कि नहीं? इसका मतलब ये सिक्का अगर पीछे जा रहा है
इसका मतलब क्या है कि इस ट्रेन का जो मोशन है वो आगे की ओर है, मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन में है कि नहीं। रिटार्डेड मोशन में भी नहीं हो सकता है, रुकने का अवस्था नहीं है ये, है ना। अगर रुकता तो ये कैसा होता, रुकता तो कैसा होता, रुकता तो रिटार्डेशन होता है कि नहीं। लेकिन ये कैसा है, एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड कहने का मतलब क्या, ये ट्रेन जस्ट अभी खुल रहा है ना, मीन्स एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। सर्कुलर पाथ का भी यहाँ पर बात नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन का भी बात नहीं है। इसका मतलब ये ट्रेन जो है एक्सेलरेट हो रहा है, मीन्स स्पीड जो है उसका तेज हो रहा है तक, और वो सिक्का जो है क्या हो रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए चौथे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ इट, दिस फिनोमेनन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ। लटकते दरी को जब डंडे से पीटा जाता है तो उसमें से धूल के कण जो है निकलने लगते हैं। इस परिघटना को निम्नलिखित के प्रयोग द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया जा सकता है। मतलब एक कारपेट है ना, और इसको जो है टांग कर इस तरह से किसी डंडे के सहारे इसको पीटा जा रहा है ना, इस डंडे के सहारे इसको पीटा जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि पीटने से क्या हो रहा है कि धूलकण जो है वो नीचे गिर रहा है, धूलकण जो है वो नीचे गिर रहा है। तो ये न्यूटन का कौन सा लॉ से, न्यूटन का थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस चैप्टर में नहीं पढ़े हैं तो इसीलिए इसको तो खुद ब खुद कट जाएगा ये। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या बात करेंगे कि जैसे कि ये डस्ट पार्टिकल्स जो है ये कारपेट में फंसा हुआ है ना, कारपेट में ये फंसा हुआ है कहीं ना कहीं, है ना, तभी तो वो कारपेट गंदा हो गया है। जब हम इस डंडे से इस कारपेट को पीटेंगे तो ये कारपेट जो है वो मोशन में आ जा रहा है, लेकिन ये जो डस्ट पार्टिकल्स है जो कि रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाह रहा है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का यहाँ पर बात हो रहा है कि नहीं, जिसके कारण ये रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, और जैसे ही कारपेट इस डस्ट को छोड़ के भाग रहा है ये नीचे गिर जा रहा है, ये नीचे गिर जा रहा है, ये नीचे गिर जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, वो काम करेगा, है ना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से इस फिनोमेनन को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑप्शन सी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारे पास, अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3, मीन्स एक वाटर टैंकर है, एक वाटर टैंकर जो है वो किसी गाड़ी में इस तरह से एक टैंकर लगा हुआ है, 2/3 कहने का मतलब है कि इतना वो पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि विथ वाटर इज रनिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये गाड़ी से अटैच्ड है, ये टैंकर किसी गाड़ी से जो है यहाँ पर क्या है, अटैच्ड है ना, और ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा है। अचानक से ये गाड़ी जो है ब्रेक लगाता है। When the brake are suddenly applied, the water in its tank would, यदि ये ब्रेक लगाएगा तो ये गाड़ी के साथ ये पानी भी जो है क्या है, मोशन में है, गति में है, तो ये गाड़ी के साथ जो है आगे की ओर जाना चाहेगा, है ना। ब्रेक लगेगा लेकिन ये पानी जो है इस गाड़ी के मोशन के साथ क्या होगा, आगे की ओर जाना चाहेगा, इसीलिए इसका यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, मूव फॉरवर्ड। ये पानी किधर की ओर मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, ऊपर नीचे भी नहीं करेगा, ऊपर नहीं करेगा ना नीचे करेगा, है ना रिमेन अफेक्टेड, वो अफेक्टेड मींस अनअफेक्टेड भी नहीं रहेगा, स्थिर भी नहीं रह सकता है, और वो पीछे की ओर नहीं मुड़ेगा क्योंकि मोशन में है वो जो है टैंकर, इसीलिए जो है पानी वो आगे की ओर मूव करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, तो देखिए इनर्शिया, अगर अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक इतना बड़ा पत्थर है मेरे पास, है ना, और एक इतना सा छोटा पत्थर है मेरे पास, दोनों में किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया अगर मान लो इसको हमको रेस्ट से मोशन में लाना है, इसको भी रेस्ट से मोशन में लाना है, तो हमको किस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, स्वाभाविक सा बात है इस बड़े वाले पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, है कि नहीं।
मीन्स इस पर अगर फोर्स हमको F1 लगाना पड़ रहा है, इस पर हमको F2 लगाना पड़ रहा है, तो F1 जो है वो ग्रेटर होगा F2 से। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है वो ज्यादा है, इनर्शिया इसका क्या है, ज्यादा है। तो इनर्शिया किस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास पर डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम पे भी नहीं, स्पीड पे भी नहीं और शेप पर भी नहीं, उसके मास पर डिपेंड कर रहा है। जितना अधिक मास होगा उतना ही अधिक जो है उस बॉडी का इनर्शिया होगा। जितना अधिक मैसिव होगा वो बॉडी, जितना ज्यादा भारी होगा, जितना ज्यादा वजनदार होगा, उतना ही मुश्किल होगा उसको किसी भी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन से दूसरे स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन पे लाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है हमारे पास, इफ यू रिलीज अ मैग्नेट हेल्ड इन आवर हैंड, इट फॉल्स टू द ग्राउंड, द फोर्स विच मेक्स द मैग्नेट फॉल डाउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हम लोग अभी इस चैप्टर में बात ही कर रहे हैं कि कभी भी कुछ अगर काम हो रहा है ना, काम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो मैग्नेट अगर मान लेते हैं कि हम उसको हाथ से ही छोड़ते हैं, अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, हाथ से ही छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की ओर लग रहा है, जो कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, तभी तो वो नीचे की ओर जा रहा है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही वो नीचे की ओर गिर रहा है, ना कि मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स और ना ही बैलेंस्ड फोर्स के कारण। सिर्फ और सिर्फ अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही वो चुंबक जो है वो नीचे की ओर गिर पा रहा है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए, आज का सेशन का 8वां प्रश्न है हमारे पास, अ बुलेट ऑफ मास m इज फायर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ v इन अ लार्ज बल्क ऑफ मास m। किसी एक मास m के साथ किसी एक स्मॉल m के बुलेट को फायर किया जा रहा है। तो हम लोग प्रारंभिक v वेलोसिटी है उसका, है ना, तो एक मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं mv, और इसको इक्वेट करेंगे स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और उसका जो एक वेलोसिटी जो नया वेलोसिटी जो होगा वो v1 होगा, है ना। तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, जो नया वेलोसिटी होगा उसका एक्सप्रेशन क्या लिख पाएंगे कि स्मॉल m इंटू v अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इस तरह से हो जाएगा उसका एक्सप्रेशन, है कि नहीं। तो हम लोग जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, जो v मतलब जो नया एक v का एक्सप्रेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, दिस टाइप, है ना, v1 विल बी इक्वल्स टू mv अपॉन m प्लस m, है ना, स्मॉल m कैपिटल M। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। आज का हमारा 9वां प्रश्न जो है वो बताया जा रहा है क्या, कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का फोर्स जो है वो लगाया जा रहा है ना, ऑन अ ह्यूज मास ऑफ 100 kg, 100 kg का एक ह्यूज मास है, उसमें जो है 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है फॉर अ 0.1 सेकेंड, है ना। तो इम्पल्स बराबर हम लोग जानते हैं, इम्पल्स बराबर क्या जानते हैं, फोर्स इनटू डेल्टा टी। तो फोर्स कितना है 100 न्यूटन और डेल्टा टी कितना है 0.1 सेकेंड, है कि नहीं। तो इम्पल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है। तो हम लोग इम्पल्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम लोग लिख पाएंगे 10 इम्पल्स का जो है यूनिट जो है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट है वही इम्पल्स का भी होगा, kg मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 10 kg मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 10 kg पर मीटर सेकेंड, मीन्स 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 9वां प्रश्न भी हम लोगों का बन गया। आज का जो सेशन है उसका अंतिम प्रश्न हमारे पास है, जो कि 10वां प्रश्न है। बोला जा रहा है कि 2 स्फीयर्स ऑफ मासेस 3 kg एंड 4 kg आर अटैच्ड टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। क्या बोला जा रहा है कि एक पुली है, इस तरह का एक पुली है, और इसमें जो है एक मास यहाँ पे लटका दिया जा रहा है और एक मास यहाँ पर लटका दिया जा रहा है। ये मास जो है मान लेते हैं 3 kg है और एक मास जो है वो है 4 kg, है ना। ये मान लेते हैं m2 है और ये मान लेते हैं m1 है। ठीक है, बोला जा रहा है कि ये जो है पास कर रहा है किसी एक फ्रिक्शनलेस पुली पर, इस फ्रिक्शनलेस पुली पर क्या कर रहा है, इस तरह से वो पास हो रहा है। ठीक है,
बोला जा रहा था रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, देखिए m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 और इंटू g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो है हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर जी का वैल्यू जो है वो दिया हुआ रहेगा। 10 भी लेकर हम लोग काम कर सकते हैं, 9.8 लेकर भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर m2 क्या है 4 और m1 क्या है 3, तो 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 और g का जो वैल्यू है वो है 9.8, ठीक है। तो अभी हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर क्या, 4 माइनस 3 1 और 4 प्लस 3 7 और 9.8 है ना। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है, दैट इज 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर किन्हीं को कोई भी तरह का दिक्कत परेशानी किसी भी क्वेश्चन पर हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर दिया हुआ है उसमें आप जुड़ के वहाँ भी अपना क्वेरी को पूछ सकते हैं, ठीक है।